नमस्कार दोस्तों। हमने शाहीन बाग भारत में होता हुआ देखा। अभी एक शाहीन स्क्वाड ये एक्टिव हो गया है पूरे भारत में। और ये इतना डेंजरस गेम है। हमारे जो हिंदू लड़के लड़कियां हैं वो पहचान ही नहीं पा रहे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता हम उसके अंदर घुसते जा रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो फंसते जा रहे हैं, घुस नहीं रहे, फंस रहे हैं और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता भी मिल नहीं रहा। ये इतना बड़ा षड्यंत्र है जो मोदी जी की गवर्नमेंट के अंदर हो रहा है। और यही मुझे हैरानी है कि इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं, कोई अधिवेशन नहीं। और हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो इसके ऊपर ना सूंघते हैं ना मूतते हैं, यानी कि कोई सूंघो मूतो भी इसके ऊपर नहीं है। डिटेल में बात करेंगे। और अगर आपके बच्चे यंग हैं, आपको ये टच करती चीज़ें, ये किसी को भी छोड़ते नहीं हैं। जो शाहीन स्क्वाड है इसके लिए डिटेल में बात करेंगे संजीव जी के साथ। बड़ी डिटेल में इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी है, मुद्दा भी इन्होंने पकड़ा। मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ। संजीव जी, जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, ये शाहीन स्क्वाड है क्या? पहले तो लोगों को ये समझाइए और उसके बाद देखते हैं कि इनका ऑपरेशन करने का तरीका क्या होता है। और इतना डेंजरस मूव भारत में हो रहा है, पूरे भारत में इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया और हमारी कौम है सो रही है और गवर्नमेंट भी सो रही है। सर सुमित जी, अगर आप लोगों से पूछेंगे कि आप शाहीन स्क्वाड के बारे में क्या जानते हैं, तो ज्यादातर लोग ये बोलेंगे कि पाकिस्तान में के क्रिकेटर है शाहीन शाह अफरीदी, क्या उसके बारे में आप बात कर रहे हो? तो लोगों को शायद इसके बारे में, लोग हिंदुस्तान में शायद लोग सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलर है क्रिकेट टीम का, उसी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। और शाहीन स्क्वाड के बारे में बिल्कुल भी उनको जानकारी नहीं है। जिनको है वो कम मुंह खोलने से कतराते हैं, डरते हैं, या उनको सोचते हैं कि भैया हमारी बदनामी होगी क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसा कुछ हो चुका है स्क्वाड के जरिए जो हम लोगों के सामने लाना नहीं चाहते। तो ये बहुत मतलब बदकिस्मती है कि जो लोग इसके बारे में जानते भी हैं वो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते। अच्छा, इसके अंदर आप ये देखिए कि इसको एक, अगर आप विकिपीडिया खोल के देखें तो उसके अंदर एलजी फैक्ट्रीज के नाम से एक साइट है जिसके अंदर इसके बारे में सब काफी कुछ जानकारी दे रखी है। मगर विकिपीडिया इसके ऊपर ना किसी भी किस्म की कोई एक्शन नहीं लेता। मगर उस दूसरी तरफ इसी विकिपीडिया ने, जब इंडिया के अंदर केरला स्टोरी के ऊपर एक पिक्चर बनी थी जहाँ पे इसी इसी शाहीन स्क्वाड के बारे में थोड़ा सा उन्होंने उजागर करने की कोशिश करी थी, तो उन्होंने इसको बेसिकली ये जो मूवमेंट है इसको इन्होंने दिखाया था कि ये राइट विंग प्रोपेगेंडा हो रहा है इंडिया में। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड पिक्चर है, इसका इसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। बट आप ये देखेंगे कि शाहीन स्क्वाड के बारे में विकिपीडिया में या कहीं दूसरे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं पे कोई जानकारी नहीं आती है। कोई न्यूज चैनल इसको कवर नहीं करता, कोई लिब्रांडो गैंग के जो लोग हैं इसको कवर नहीं करते, कोई डीप स्टेट के लोग इसको कवर नहीं करते, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी अब देने जा रहा हूँ। अब शाहीन स्क्वाड है क्या सुमित जी? शाहीन स्क्वाड बेसिकली हिजाबी मुस्लिम महिलाओं का एक ग्रुप है जो कि पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। और ये उस टाइप से अपना को पोस्ट करती हैं। ये काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नौकरियां भी कर रही होती हैं, काफी एनजीओ के साथ भी जुड़ी होती हैं। और जितनी भी वनरेबल का मतलब होता है कि जितनी भी दुखियाई हिंदू या क्रिश्चियन लड़कियां होती हैं जो कि जिनको अपने घर में सताया जा रहा है या किसी वजह से वो घर छोड़ के किसी और काम से दूसरे शहरों में काम करने के लिए गई हैं, तो ये बेसिकली उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। तो ये क्योंकि एजुकेटेड भी होती है, लिबरल सोच वाली भी होती हैं, तो बहुत जल्दी उनके साथ दोस्ती करने में ये इनको आसानी हो जाती है। और धीरे धीरे ये क्या करती हैं कि उन्हीं के रिलीजन के बारे में और में ये बदलाने की कोशिश करती है धीरे, और अपने मुस्लिम रिलीजन के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश करती है। बट जब इनका मकसद एक ही होता है कि ये जो लड़कियां हैं हिंदू धर्म की या क्रिश्चियन धर्म की, ये इनको अपने फैमिली से दूर करा जाए, इनको अपने समाज से दूर करा जाए, इनको अपने धर्म से दूर करा जाए। तो काफी हद तक तो ये कामयाब हो जाती हैं। और जब उसके बाद ये क्या करती है कि ये थोड़ा सा हिंदू और मुस्लिम लड़कियों के साथ ना सख्ती से पेश आने की कोशिश करती है, जो कि हिंदू क्रिश्चियन लड़कियों को उनका ये एकदम से रवैया जो बदलता है उसके बारे में समझ नहीं आता। मगर तब तक हो चुका होता है, उसी दौरान ये अपने मुस्लिम मेल मर्द दोस्त होते हैं उनसे इस दौरान इनको मिलवा चुकी होती है हिंदू क्रिश्चियन लड़कियों को।
और वो जो क्या करते हैं, मेल जो मर्द, जो मुस्लिम मर्द लोग होते हैं, वो ये हिंदू और क्रिश्चियन महिलाओं के सामने इस तरीके से आते हैं, तो वो इस तरीके से ये शाइन स्क्वाड की जो मुस्लिम हिजाबी औरतें होती हैं, उनको वहां से हटा देते हैं। वो ऐसे पेश आते हैं ये हिंदू लड़कियों के साथ में कि भैया हमने तुम्हें इनसे बचा लिया है, अब ये आगे से तुम्हें तकलीफ नहीं देंगी या तुम्हें सोच पे हावी होने की कोशिश नहीं करेंगी। तो धीरे धीरे उनकी दोस्ती इनसे बढ़ती चली जाती है। वो मुस्लिम लड़कों के वो उन पे खूब पैसा खर्चते हैं, उनको घुमाते फिराते हैं, इधर उधर ले जाते हैं, और धीरे धीरे लव जिहाद का कार्यक्रम यहीं से शुरुआत हो जाती है। अब लव जिहाद के ऊपर पूरे इंडिया के अंदर सुमित जी कितनी ज्यादा लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करी गई है, समाज के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस के द्वारा, मगर उसके बारे में कोई भी लोकल मीडिया या जो बिका हुआ मीडिया उसके बारे में लिखने को तैयार नहीं। वो कहता है ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहीं से लव जिहाद की शुरुआत होती है। ये शाहीन स्क्वाड का ही हिस्सा है लव जिहाद, जहाँ पे जब हिजाबी मुस्लिम औरतों का जब काम खत्म हो जाता है, वहां से मुस्लिम मर्दों का काम शुरू हो जाता है। तो वो ये इनको अपने प्यार के जाल में फंसा के, इनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करके, इनको प्रेग्नेंट भी कर देते हैं। और जब ये औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो ये फिर वहां से सीन से गायब हो जाते हैं। तो जो मुस्लिम मौलवी होते हैं वो सीन में फिर एंट्री लेते हैं, और वो बेसिकली लड़कियों को ये बोलते हैं कि अगर तुम्हें शादी करनी है इनसे, तो तुम्हें सबसे पहले मुस्लिम धर्म को अपनाना पड़ेगा। अब करती ना मरती, तो ये उन लड़कियों के लिए मजबूरी हो जाती है कि भाई हम अपने धर्म को छोड़ के मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होती है। फिर वो मुस्लिम लड़के के साथ शादी हो जाती है। मुस्लिम लड़का जैसे ही शादी हो जाती है, वो उनको 2-4 तरीकों से इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। या तो वो लड़कियों को बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री बना देता है कि एक बच्चा पैदा हो, फिर दूसरा बच्चा पैदा हो, फिर तीसरा बच्चा पैदा हुआ, वो बेसिकली अपने ही मुस्लिम कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। अच्छा, जो लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं या वो समझदारी से काम लेती हैं और फिर भी मजबूरी में आके इनके जाल से फंस जाती हैं, उनसे ये जबरदस्ती जिस्म फरोशी का धंधा भी करवाते हैं। उनको नशे की आदत लगवा देते हैं, उनको ड्रग्स लेने की आदत लगवा देते हैं, उनसे ड्रग्स का धंधा करवाते हैं, उनसे आर्म्स एम्युनिशन का धंधा कराते हैं, उनसे कहते हैं कि अपने धर्म के खिलाफ अपने परिवार में जाके बोलो, अपने अपने लोगों को या हमारे धर्म की तरफ खींच के लाओ। तो बहुत सारा एक मंसूबा जो होता है वो इसके जरिए पूरा करते हैं। पिछले सालों में ये तक देखा गया था कि आईएस में जो उनके फाइटर्स थे, मुस्लिम फाइटर्स थे, उनको औरतों की जरूरत पड़ती थी। वो औरतें भी इसी स्क्वाड के जरिए वहां पे सप्लाई करी जाती थी आईएस जिस एरिया में ऑपरेट करते थे। तो ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जिसके अंदर बहुत गलत काम हो रहे हैं, और इसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर क्योंकि इसके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है, और ये चीज हमारे इर्द गिर्द ही, हमारे आसपास ही ये चीज एग्जिस्ट करती है, तो हमें बहुत सतर्क होकर रहना पड़ेगा। तो यानी कि आपने बता दिया कि एक तो पहले शाहीन स्क्वाड में एक लड़कियां आती हैं जो मुसलमान होती हैं, वो हिंदू लड़कियों के साथ घुल मिलती हैं, स्कूल कॉलेजेस में, इवन जो अपने शहरों से दूर जाकर जो काम कर रही हैं उन्हें पकड़ा जाता है, उन्हें पकड़कर बुलाया जाता है, उनको कभी हिजाब डाल दिया, कभी उनको ना एक अच्छा लगता है, कोई नई चीज़ होती है तो दोस्ती बन जाती है। दोस्ती बनने के बाद वहाँ पर फिर मुसलमान लड़कों की एंट्री होती है, घुल मिलना शुरू होता है, और जैसे ही वो घुल मिलना लड़कों का शुरू होता है, ये लड़कियाँ बदतमीजी करना शुरू कर देती हैं हिंदू लड़कियों के साथ, और हिंदू लड़कियों को बचाने के लिए वो मुस्लिम मर्द आते हैं कि आपने आपको बचा लिया, आप चिंता मत करिए, आपका अब्दुल बहुत ही अच्छा है, मैं बाकी अब्दुल की तरह नहीं हूँ जो काट कर फ्रिज में डाल देता है, आपको घुमाऊंगा फिराऊंगा, सब पैसे लुटाऊंगा आपके ऊपर। लड़कियाँ फंस जाती हैं, यंग होती हैं, नहीं समझ आती है, अच्छे बुरे का फ़र्क नहीं समझ आता। और उसके बाद आपको मालूम है कि इनके, जैसे आपने बताया कि प्रेग्नेंट हो जाती हैं, प्रेग्नेंट होने के बाद फिर इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। जैसे अभी अभी एक न्यूज़ आपने मुझे शेयर की थी कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी हिंदू लड़कियां हैं जिन्हें लिया गया, उठाया गया, उन सबको प्रेग्नेंट किया गया, बाद में उनसे धंधा कराने पे उनको लगा दिया जाता है। यही चीज़ें भारत में भी होती हुई आपको दिखाई देती हैं। अब ये सारा तो हो गया सिस्टम, जहाँ पर बाद में मॉल भी आ जाते हैं, और उसके बाद फिर इनको और बिजनेस इसमें लगा दिया जाता है, जैसे कि बॉम्ब फेंकना, चाकू मारना, या ड्रग्स का इधर उधर लेके जाना। तो लड़कियों को, वो लेडीज़ को बुर्का इसलिए डरवाते हैं ताकि उसके अंदर कुछ भी छुपा कर ये धंधा करवा सकें। ये तो बात समझ आ गई। क्या इतनी बड़ी चीज़ मोदी जी को या गवर्नमेंट को नहीं पता कि इतना कुछ हो रहा है और इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं,
कोई भी नोटिस नहीं और कोई केस भी नहीं सर? नीति देखिए, जो जो लड़कियां इसके इसके इस सिस्टम इनके अंदर फंस जाती हैं, ठीक है ना, वो ही सामने आने आने से कतराती हैं इस केस को रिपोर्ट करने से, बदनामी के डर से। तो जब तक ये लड़कियां जो कि इफेक्टेड हो गई हैं, ये जिनके साथ गलत काम हो रखे हैं, वो सामने तक नहीं आती हैं और रिपोर्ट नहीं करती। रिपोर्टिंग हुई थी पीछे केरला के अंदर में, कर्नाटक के अंदर कुछ रिपोर्टिंग हुई थी, मगर पॉलिटिकल लेवल पे वो केस का कोई अंजाम आज तक नहीं निकल पाया। वो केस को अलग ही दिशा में धकेल दिया गया पुलिस द्वारा, शायद पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर। तो ऐसे काम वहां पे उस एरिया में काफी हुए हैं, और कुछ केसेस आज भी चल रहे, सालों साल हो गए, केस का कहीं पे कोई हल निकल नहीं रहा। तो या तो इस केस के बारे में अलग से लॉ क्रिएट करा, जैसे जैसे अब लव जिहाद को लॉ अलग से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, तो कितना हंगामा मचा था पार्लियामेंट के अंदर। तो इसी तरीके से इस टाइप के स्क्वाड के अंदर भी, शाहीन स्क्वाड को भी अलग से ही टेररिस्ट ग्रुप की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, जैसे बाकी टेररिस्ट ग्रुप को ट्रीट करते हैं, इनको भी ट्रीट करना चाहिए। तभी जाके इसका कोई हल निकल पाएगा, क्योंकि जब तक ये चीज लोगों के बीच में उजागर खुल के नहीं होगी, पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगी, हर एक बच्चा इसके बारे में नहीं जानेगा, जहाँ टेलीविजन चैनल पे इस पे न्यूज में नहीं इसके बारे में बताया जाएगा, वो तभी बताया जाएगा जब कोई सनसनी केस न्यूज क्रिएट होगी। वो तभी क्रिएट होगी जब इसको, शाहीन स्क्वाड को एज ए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना चाहिए और बैन करना चाहिए, और इनके जितने भी मनी ट्रेल्स हैं, जहां से भी पैसा आ रहा है इनको सपोर्ट करने के लिए, वो मनी ट्रेल को पकड़ना चाहिए और उसको ध्वस्त करना चाहिए। अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ सुमित जी, की जो फैल्कन में जो शाहीन स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है? शाहीन का मतलब होता है फैल्कन, गिद्ध, जिसको हिंदी में हम गिद्ध कहते हैं। दैट मीन्स कि बेसिकली जो एम है स्क्वाड का ये है कि अब कि जो हिजाबी, मुस्लिम हिजाबी लड़कियां होती हैं, जिनको ये काम सौंपा जाता है, उनको ट्रेनिंग इस तरीके से दी जाती है कि आप फैल्कन की तरह, एक गिद्ध की तरह, एक शाहीन की तरह अपनी नजर पैनी रखो, और आप ऐसे ऐसे लड़कियों को ढूंढ के लाओ कि जो आप समझते हो, जिनको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जिनके साथ अच्छी आसानी से दोस्ती बना सकते हो। तो ये उसी टाइप की महिलाओं को ढूंढती हैं जहाँ पे लगता है कि ये लोग आसानी से बरगलाई जा सकती हैं, या इनको अपने तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आजकल एक वर्किंग एनवायरनमेंट भी पूरी इंडिया में कन्वर्ट बन गया, कि जहाँ पे महिला एक सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी में जाके, अपने होम टाउन को छोड़ के दूसरे टाउन में जाके भी आसानी से रेंट पे अकोमोडेशन लेके या वुमेन्स हॉस्टल में रह के वहां जॉब करती है, कैरियर बनाने की कोशिश करती हैं। उन्हीं में से बहुत सारी महिला ऐसी होती हैं जो इनके फांसे में आ जाती हैं, इनके चक्कर में आ जाती हैं, और अपना पूरी जिंदगी बर्बाद करके बैठ जाती है। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है सुमित जी, कि उनको पता होना चाहिए कि उनके बच्चे जो हैं वो किस तरह के लोगों से मिल रहे हैं। अगर उनके बच्चों के बीच में एक भी हिजाबी लड़की उनकी दोस्त बनी हुई है, तो उनको सतर्क हो जाना चाहिए। क्या ये हिजाबी लड़की वो फैल्कन गैंग की तो मेंबर नहीं है? क्या ये शाहीन गैंग की मेंबर तो नहीं है? तो ये उनको उनके दिमाग में ना घंटी बजनी चाहिए, उनको इसमें सतर्क होना चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी उनको इकट्ठी करनी चाहिए। तो बेसिकली आज की डेट में जो रियल जो थ्रेट है वो अब्दुल नहीं, अफीसा है। अफीसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो शाहीन स्क्वाड की लड़कियां हैं, उसका नाम कोई भी मुस्लिम लड़की का हो सकता है। ये एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मुस्लिम मर्द तो बात की बात है, सबसे पहले तो झांसे में जो है ये मुस्लिम लड़कियां जो है ये हिंदू लड़कियों को लेके आती है। तो इसके बारे में जितना से ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करी जाए वो कम है, क्योंकि इसके बारे में मेरे हिसाब से मेकर्स लगता है कि हमारे आपके प्लेटफॉर्म के जरिए ये आवाज अगर गवर्नमेंट तक पहुंचेगी तो शायद कोई ना कोई एक्शन उस पर जरूर होगा। सर आप देखिए, दो केसेस हैं जो सभी जानते हैं। एक का बॉयफ्रेंड था आफ्ताब और दूसरे का था अशरफ। एक को 25 या 35 पीस किए गए, उसके टुकड़े कर दिए गए श्रद्धा के। जो महालक्ष्मी थी उसके 32 पीस किए गए। और मुझे लगता है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाले हैं वो अशरफ को इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि वो कहते हैं कि इसके सिर्फ 32 पीस किए हैं, 35 नहीं किए, और वो आदमी 5 बार नमाज पढ़ता है, तो इसलिए उसको अब हम फांसी की सजा नहीं दे सकते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं, मैं तो भारत में रहता नहीं हूं, वो लोग भी बोलते हैं कि ये बिके हुए जो जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ये ढोलकियां हैं। जहां पर पैसों की झंझनाहट सुनते हैं वहां पर ये ढोलकी की आवाज सुनते ही ये नाचना शुरू कर देते हैं। तो ये तो जो हमने चीज देख लिया। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि हिंदू भी बेवकूफ है? हिंदू लड़कियों को आप बेवकूफ बोल रहे हैं, मर्दों का क्या है भाई? हमारे यहाँ पर जबलपुर में एक क्या था,
एक मंदिर की जगह थी, ट्रस्ट की जगह है, और मुसलमान वहां पर आकर बोलते हैं कि हमें वो जगह चाहिए कुछ प्रोग्राम करने के लिए, टेम्पररी बेसिस पे कुछ दिनों के लिए। और हिंदू वाले भी क्या करते हैं, बड़े आसानी से जगह दे देते हैं उनको। और अंत में क्या हुआ आपके सामने है, उन्होंने मस्जिद बनानी शुरू कर दी। जब मस्जिद बन गई है तो आपने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जब बननी शुरू हुई तब क्यों नहीं बोले? सर ये इतनी बड़ी बेवकूफी वाला काम हिंदू कर कैसे लेता है? सुमित जी देखिए, मेरे गले से तो बात ये नीचे उतरती नहीं है कि अगर आपने टेम्परेरी इस्तेमाल करने के लिए अगर किसी मुस्लिम संगठन को जगह दी है और उसके ऊपर उन्होंने उसको कब्जा के और उस पे मस्जिद बनानी शुरू कर दी है, तो क्या जब उसका किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हुई थी उस जमीन के ऊपर, तब आपने उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं करी? उस पर उस पर पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करी? एफआईआर क्यों नहीं करी? जब वो मस्जिद एक लेवल तक पहुंच गई है और उसके बाद आप उस शो मचा रहे हो, जब काफी सारे हिंदुओं ने उसके बारे में जानकारी और इकट्ठी करनी शुरू करी, तब जाके उसके बारे में शो मचाना शुरू करो। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे जो मंदिर संगठन के लोग थे, उनकी ये मिली जुली खेल में जो नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे उन पे दबाव था, या डर गए, या पैसे का मामला था, कुछ भी था, तो उसकी वजह से इन्होंने शायद समय रहते एक्शन नहीं लिया। अब समय रहते एक्शन नहीं लिया तो अब ये केस कोर्ट कचहरी वाला मामला बन रहा है। तो पहले अगर होता तो शायद ये उससे पहले ही निपटा लिया जाता, उस संगठन को पहले ही वहां से बाहर मुस्लिम संगठन को पहले ही वहां से बाहर कर दिया गया होता। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि जब आपकी जमीन कब्जा की गई है, जब वो जमीन छोड़ने को नहीं तैयार थे, उस टाइम पे आपने एक्शन क्यों नहीं लिया इसके बारे में? सर इसमें मल्टीपल फैक्टर्स भी हैं। हिंदू तो बेवकूफ़ है ही है, साथ में पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस कोई एक्शन लेगा नहीं, क्योंकि वहां पर वो भीड़ में आते हैं। ये जिहादी जितने भी हैं, ये 30 करोड़ के 30 करोड़ जिहादी हैं। मैं बार बार बोलता हूं, इनमें एक भी समझदार मुसलमान नहीं है, क्योंकि समझदार और मुसलमान ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। अब उसका रीजन भी है, जिसको ये फॉलो करते हैं उसके आखिरी तीन तीन अक्षर जो हैं वो देख लीजिए, MAD पे खत्म होते हैं। और जो इन जहां पे पढ़ाई करते हैं उसके भी पहले 3 अक्षर मद्रसे के, वो भी MAD से ही शुरू होते हैं, जो कि इनका अंत भी मैडनेस से है और शुरुआत भी मैडनेस से है। इसलिए ये कभी सुधर नहीं सकते। ये सारे के सारे जिहादी हैं। इनका पेस्ट कंट्रोल ही इलाज है, जो चाइना कर रहा है और इजराइल कर रहा है। बट हिंदू ही बेवकूफ है। वो जाता है कि भाई जब इन्होंने कब्जा किया, आपको मालूम है कि ये आपके पास गिड़गिड़ाते हुए पैरों में लेट जाएंगे और आपसे भीख मांगेंगे कि देखिए हमें जगह चाहिए थोड़े दिन के लिए, हमें दे दीजिए। आपको देने की जरूरत क्या है? आप कभी भी मस्जिद के एरिया में जाकर इनसे मस्जिद की जगह मांगेंगे, क्या आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। फिर आपको भाईचारा करने की जरूरत क्या है? दूसरी बात, आप कभी भी देखेंगे जितने हमारे मंदिर हैं उसके बाहर आपको एक सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए दिखाई देते हैं। क्या मस्जिद के बाहर कभी भी सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ दिखाई देता है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता और मंदिरों में कुछ छूट ही नहीं सकता। जब तक हिंदू ये चीज नहीं समझेगा कि आप अपने ही कंट्री में सेफ नहीं है, ना पुलिस आपके साथ है, ना बीके हो कोर्ट आपके साथ है, ना गवर्नमेंट आपके साथ है, बेशक वो बीजेपी हो या कोई भी हो। मैं बीजेपी की पूरी सपोर्ट करता हूँ, मोदी जी की पूरी सपोर्ट करता हूँ, बट जहां पर गलत है गलत है। आज वहां पर बीजेपी की सरकार है। मुझे लगता है कि हो सकता है ये मस्जिद कांग्रेस के टाइम पे, जब कांग्रेस की सरकार थी तब बननी शुरू होगी हो, आई कैन प्रिज्यूम इट, तभी वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। बट आज क्या आज वहां पर एक्शन होगा? क्या हमें हर जगह पर जाकर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, जैसे हिमाचल में किया जा रहा है? हर जगह पर हिमाचल में प्रोटेस्ट हो रहा है और ये जिहादी भागते जा रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूं, जब तक हम सड़कों पे नहीं आएंगे ये जिहादी रुकने वाले नहीं हैं। और अब ये जो मुहिम हमने शुरू करी है कि इन कॉकरोचों को या तो पेस्ट कंट्रोल भारत में हो या इन्हें यहां से भागने के लिए मजबूर किया जाए। हिंदुओं, अपनी दुकानों के ऊपर अपना नाम लिखना शुरू कर दो। जिस दिन आप ये काम करना शुरू करेंगे, ये कॉकरोचों का इकोसिस्टम टूट जाएगा। क्या आपने कभी भी किसी कॉकरोच को हिंदुओं की दुकान पर जाकर खरीदारी करते देखा है? लेकिन हमारे हिंदू बेवकूफ ऐसे लोग हैं जो इनकी दुकान पर जाकर बाल भी कटाएंगे, इनका थूक वाला खाना भी खाएंगे, पेशाब वाला जूस भी पिएंगे, और फिर इसलिए जाएंगे क्योंकि वो सस्ता में देता है। फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके पेशाब का जूस आप पी रहे हैं, क्योंकि सस्ता है, आपको बड़ा स्वादिष्ट लगता है। मिर्जा जी, आपको नहीं लगता कि हिंदुओं को जागना चाहिए कि बदतमीजी की एक लिमिट होती है? अब कब तक इनके पीछे लगे रहेंगे? सुमित जी, जब भी मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, किसी भी विषय में हमने बात करी है, तो एक विषय उसमें हमेशा से कॉमन रहा है कि हमने हिंदुओं को हमेशा अपील करी है कि आप बाहर आइए, अपने हक की लड़ाई आप लड़ना शुरू कीजिए। आपके साथ क्या हो रहा है, आपको आज की डेट पे इतनी जानकारी मिल गई, उसके बाद भी आप चुप्पी साधे बैठे हैं,
ये काम ठीक नहीं है। अब ये जो हरकत हुई है, मेरे हिसाब से देखिए, चाहे उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, हमेशा हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, और ये चीज हर एक हिंदुस्तानी को पता है कि कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम संगठनों का, मुस्लिम पॉपुलेशन का ही साथ दिया है, हिंदुओं का भी साथ नहीं दिया। तो अगर कांग्रेस की सरकार के अंदर भी हरकत हो रही थी, तो हिंदू संगठनों को क्या, किसने रोक रखा था अपने आंदोलन करने के लिए? तो उस टाइम पे वहां पे आंदोलन क्यों नहीं हुए? किसने बोला था अपनी आवाज की आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते, या इसको इसको सोशल मीडिया में नहीं डाल सकते, इसको इसको इस पे पुलिस पे जाके आप अपनी कंप्लेंट नहीं दर्ज कर सकते, उनके एफआईआर नहीं करवा सकते, कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखा सकते? ये सब काम हो सकते थे ना, तब भी हो सकते थे। क्यों ये चुप्पी साधी रखी थी? आज उसी चुप्पी का ये आप नजायज फायदा उठा रही है ये मस्जिद वाले, जिन्होंने वहां पे कुछ जमीन को घेर के मस्जिद बना दी है, ये मुस्लिम के जितने भी संगठन है। अब इस टाइम पे इनकी मस्जिद गिराओगे तो वो कम्युनल राइट्स का रूप ले लेगी, दंगे का रूप ले लेगी, वो मुस्लिम मिनोरिटी पे अत्याचार करने की बात उठेगी, पूरी मीडिया के अंदर इस टाइप की बातें आनी शुरू होगी। उस टाइम पे जब ये बननी शुरू हुई थी, अगर ये इकट्ठे होकर मिलकर उसी वक्त भी उस स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर देते ना, किसी की हिम्मत नहीं होती उसको वापस खड़ा करने की। क्योंकि देखिए, कोर्ट कचहरी में और पुलिस डिपार्टमेंट में केस तो एक ही बार चलना है ना, चाहे वो उस वक्त तोड़ने का चलता है या इस वक्त उसका बनने का चल रहा है, तो केस तो एक ही बार चल रहा, तो केस तो होना ही था, तब भी होता अब भी होता। तो इसको समय रहते कर देते थे, तो तब तक ज्यादा फायदा होता ना, तब तक ये बोल होता था कि ये तो जमीन हमने इनको इस्तेमाल करने के लिए दी थी, उसके कुछ तो कागजात इनका बने होंगे ना, गुड फेथ में अगर दी भी थी तो उसको कुछ तो टाइम के लिए दी होगी, वो टाइम पे उस चीज को मुकर नहीं पाते। आज तो ये मुकर जाएंगे कि हमें तो हमेशा के लिए दे दी, ये तो हमें बोल गए थे ऐसा करने के लिए, ये जमीन वक्फ बोर्ड की होगी। तो ये काम तो ये लोग हमेशा से करते आए हैं। तो समय रहता है, हमारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस अगर उसको समय रहता है एक्शन नहीं लेंगे तो ये गलती उनकी है। अभी भी समय है, जाग जाए, अपने अपने हकों के लिए लड़ना शुरू करें, अपनी आवाज उठाएं। अदरवाइज ये चीज बहुत तेजी से हिंदुस्तान में जो इस वक्त फैल रही है, इसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और सर, मैंने बताया था आपको, हिमाचल में मेरी जगह थी, वहां पे इन्होंने गंदी सी मजार बना दी, मैंने तोड़ी खुद, अपने वर्कर्स को लेके गया वहां पे, दिहाड़ी वाले, मैंने खुद तोड़वाई वहां पर, और उनको बोल दिया पंजाबी हूं, अगर मेरी जमीन के ऊपर दोबारा से आंख उठाई मैं तुम्हें उसी में गाड़ दूंगा। सारे जिहादी भागे वहां से। सर, हमें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, ये तो चूहे से भी कम इनका ताकत होती है, तभी ये 10-15 हजार इकट्ठे होकर आते हैं, डंडे लेकर आएंगे आपको डराने के लिए। लेकिन हिम्मत चाहिए इनको फेस करने के लिए, और मैंने ये हिम्मत इस बार जब भारत में आया हूँ 1 हफ्ते के लिए ये काम करके गया हूँ, वो भी हिमाचल में। और मुझे लगता है मेरी इस मुहिम के बाद वहाँ पर जो हिमाचल में इतनी बड़ी मुहिम चली है, मैं नहीं कह रहा कि मेरे कारण चली है, लेकिन एक कहीं ना कहीं तो जाकर असर हुआ है। और जिस दिन मैंने तोड़ी है उस दिन मैंने वीडियो भी बनाया था कि देखो मैंने कैसे इन जिहादियों को भगाया यहाँ से। दूसरी बात, जब भारत में आया हूँ मुझे अपने बाल कटाने थे, मुझे कहीं भी जाकर हमेशा कॉकरोचों की दुकान दिखती थी बाल काटने वाली। जब तक मुझे इंसानों की दुकान, हमारे सनातनियों की दुकान नहीं मिली, मैं नहीं गया। मैं 4 दिन ढूंढता रहा, कहीं भी मुझे हमेशा कॉकरोचों की दुकान दिखती थी। ये बहिष्कार है, हमें थोड़ी सी तकलीफ सहन जरूर करनी पड़ेगी। और जो लोग ऐप बनाने वाले लोग हैं, somebody who is really good in it, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं एक ऐप बनाना चाहता हूं सनातनियों के लिए। anybody who knows how to make apps, प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है। आई नीड योर हेल्प। अगर इस देश को बचाना है, हम सब मिलकर इस देश को बचा सकते हैं। आइडिया मेरे पास है कि देश को बचाना कैसे है। हम गवर्नमेंट की तरफ देखते रहते हैं, क्या मुसलमान कम्युनिटी गवर्नमेंट की तरफ देखती है? क्या कभी उन्होंने बोला कि हमें ये चीज़ चाहिए? कभी भी नहीं। हम हमेशा कहते हैं मोदी जी ने ये नहीं किया, हमने क्या किया? क्या मुसलमान ने कभी बोला ओवैसी ने क्या किया, राहुल ने क्या किया? कभी भी नहीं। हमें अपने देश को बचाना, ये देश हमारा है, ना मोदी का है, ना योगी का है, ना बीजेपी का। ये देश हमारा था, है और हमारा ही रहेगा। जिस दिन हम अपनी आवाज़ उठानी शुरू करेंगे और काम करना शुरू करेंगे, इनका इकोनॉमिक बहिष्कार करना शुरू करेंगे, उस दिन हम इस देश को बचा सकते हैं। मुझे उसके लिए ऐप चाहिए, एक वेबसाइट बनानी है। एनीबडी हु नोज हाउ टू डू इट, प्लीज कम फॉरवर्ड, आई नीड योर हेल्प। और हम जिस दिन ये मुहिम एक नए लेवल पर ले जाएंगे, इनको यहाँ से भागने के लिए हम मजबूर करेंगे। आप देखते जाइए, जिस दिन आप मेरे से बात करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सर, क्लोजिंग कमेंट। सुमित जी, बस एक बार फिर से मैं आपके चैनल के जरिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हिंदू कम्युनिटी को, हिंदू संगठनों को, सनातनियों को, कि अपनी आवाज बुलंद कीजिए। या अभी ये जो समय चल रहा है इंडिया के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर,
इसमें अपना आवाज बुलंद करने का समय चल रहा है, अपनी हक मांगने का समय चल रहा है। अब वो समय खत्म हो गया कि बिना आवाज उठाए कोर्ट कचहरियों के जरिए आप अपना हक हक वापस हासिल कर सकते थे। आप इतने साल से कोर्ट कचहरी के केस लड़ तो रही है, क्या क्या हल मिला आज तक? तो समय रहते आप आवाज उठाए। जब तक आप मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे, ये गलत हरकतें उनकी तरफ से कभी भी बंद नहीं होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो शाहीन स्क्वाड है, इससे अपने बच्चों को बचाएं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये बढ़ता ही जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को पता भी है कि ये सब कुछ हो रहा है। अगर पता है तो काम क्यों नहीं हो रहा? उसका रीज़न एक ही है, हिंदू ही आवाज़ नहीं उठा रहा, ना हमारी लड़कियां, ना हमारे पेरेंट्स। तो इसलिए हम मोदी को गाली निकालते हैं, गाली हमें अपने आप को निकालनी चाहिए। जिस दिन हम आगे आएंगे, ये सारे काम तभी बंद होंगे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा डिस्कशन। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।